एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं भैया आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं बता देते हैं भाई, मेरा नाम है सोनिया चहल और आपको मैं पढ़ाती हूँ जीव विज्ञान। ठीक इसी समय पे 2 से 3 बजे मेरी क्लास रहती है, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। तरीका हमारा क्या है? तरीका मैं कुछ ऐसा अपनाती हूँ कि जहाँ पे आपकी सारी चीजें हो जाती है। देखो, मैं आपका बोर्ड प्लस आपका CUET ये साथ में लेके चल रही हूँ, ये दोनों ही साथ में लेके मैं चल रही हूँ। इसीलिए मैं स्ट्रैटेजी जो अपनाती हूँ वो क्या करती हूँ कि पहले तो मैं आपको थ्योरी कराऊंगी, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि पहले आपका थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद मैं आपको आपके MCQ कराऊंगी, MCQ कराने के बाद शॉर्ट टाइप होंगे और उसके बाद आपके लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होंगे। ये वाले जो हैं वो आपके बोर्ड के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में काम आएगा। CUT में इसका कोई आपको लिखित में कुछ नहीं करना है। ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है, CUT के लिए भी कॉमन है प्लस आपका बोर्ड के लिए भी कॉमन है। तो इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे। किसी बच्चे के मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि मैम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड करा रही है, तो नहीं बेटा, मैं दोनों करा रही हूँ, ठीक है। इवन आपके नीट के क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, इतना मैं करा रही हूँ। इसके अलावा तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। यस, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वह विटामिन जिसका अंश दूध से दही, हाँ इसका थ्योरी मैं करा चुकी हूँ। इसका वन शॉट आपको मिल चुका है, कल इसका वन शॉट आपका लाइव हुआ था, राइट। और आज हम इसके MCQ कर रहे हैं, कल इसके शॉर्ट टाइप करेंगे, ठीक है। तो आज है विटामिन जिसका अंश दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बढ़ता है, वह कौन सा है? विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B12 और विटामिन E। यस, देखिए जरा, देखिए और बताइए, देखिए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखो, तो पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है कि जिसके अंश से दूध से दही बनता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो दही होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। इसी को हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल को स्रावित करता है। कौन से अम्ल को? लैक्टिक अम्ल को स्रावित करता है। और उस लैक्टिक अम्ल के कारण दूध के अंदर जो आपकी उपस्थित होता है एक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं केसिन प्रोटीन, वो स्कंदित हो जाता है और कुछ आंशिक रूप से पार्शियली डाइजेस्ट यानी पाचित भी हो जाता है, ठीक है। ये हमको पता है बहुत अच्छे से। और हमको ये भी पता है कि दही का एक फायदा है कि जैसे ही दही हमारी बनती है, दूध से दही बनता है, तो उसके अंदर जो B12 आपका है, जो B12 विटामिन है, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये दही का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे आंत के अंदर, हमारे गट के अंदर अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया है तो उसको भगाने में भी कारगर है। आगे देखिए, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में आपक उत्पन्न होता है, जिससे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। बताइए जी, अवायवीय संपाचित्र या उर्णक रसायन या फिर ऑक्सीकरक कुंड, किससे? बताइए। देखो, ये आपको कह रहा है व्यर्थ जल उपचार से, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में आपंक उत्पन्न होता है, जिसे निम्न द्वारा उपचारित करते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे घरों से जो मल निकलता है, जिसको हम सीवेज का नाम देते हैं, कि वो जो सीवेज निकलता है, जब हम उसका मैं कहूँ उपचार करते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि क्या है ना, कि अगर हम सीधा डालेंगे ना उसको किसी नदी में, झरने में, तो वो पूरे उस नदी के झरने के पानी को गंदा कर देगा, प्रदूषित कर देगा, जिसकी वजह से उसके पानी को हम पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे, या कोई दूसरे गाय भैंस कोई जानवर पिएगा तो सबको दिक्कत हो जाएगी। साथ में हमारी जो जमीन है, जमीन भी खराब हो जाएगी। खेत में पानी दोगे, पानी खराब हो, जमीन ऑब्वियस सी बात है खराब हो जानी है ना। तो इसीलिए ये चीजें ना हो, हम उसको उपचारित करते हैं, जिसको 2 कदमों में हम उपचारित करते हैं। पहला होता है प्राथमिक, क्या होता है जी? प्राथमिक होता है, और दूसरा होता है द्वितीयक। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक। अगर मैं बात करूं प्राथमिक की, तो प्राथमिक के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर चीजें तैर रही हैं उनको हटाते हैं, और उसके अंदर जो मिट्टी कंकड़ है उसको अवसादन से हटा देते हैं। दूसरा जो आपका द्वितीयक उपचार है, इस द्वितीयक उपचार में जो बचा हुआ आपांक इसका आता है, उसको हम क्या करते हैं, मैं उसको नष्ट करते हैं, या फिर हम कहीं उसको साफ करते हैं, उसको हटाते हैं, राइट। अब अगर मैं करूंगी बात यहाँ पे, तो होगा क्या
कि सबसे पहले आपका जो वायवीय कुंड होगा, वायवीय कुंड के अंदर इसको हम डालेंगे जहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं, वहां पे सारा कार्बनिक पदार्थ आपका इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद वो उर्णक जो वहां पे होते हैं उन उर्णकों को हटाने के लिए आपका क्या जाता है, अवायवीय आता है। बट यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात बोली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यर्थ जल के उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में आपक, यानी कि यहाँ पे आपक आपका वो है जो कि कार्बनिक पदार्थ है, और इसको हम हटाते हैं ऑक्सीकृत कुंड में। कहां से, ऑक्सीकृत कुंड में हम इसको हटाते हैं। आगे देखिए, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें क्या नहीं मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, पशुओं के रूमेन में, गोबर गैस प्लांट में, धान के पानी भरे खेतों का तल, सक्रियत आपंक। बताइए कहां पे मिथेनोजेन बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं। अच्छा देखो, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होती है, जरा इसके बारे में सुनो। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हार्श से हार्श जगह पे कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हमको मिल सकते हैं, है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पशुओं के रूमन में बिल्कुल मिलते हैं, पशुओं के रूमन में आपके पास रूमिनोकोकस नाम के जीवाणु मिलते हैं जो कि मिथेनोजेनिक होते हैं। ठीक ऐसे ही वही आपके गोबर गैस उत्पाद में मिलेंगे और आपका सक्रियत आपंक में भी मिलेंगे। पर धान के जो खेत होते हैं वहां पे आपके मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ना कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसको हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया जी, सी हो गया। आगे देखिए, आपके पास दो चीज गिवन है, जीव और उत्पाद, जीव और उत्पाद दो चीज आपकी गिवन है। आप हमें बताइए कौन सी चीज कहां पे आपकी होगी। एस्परगिलस नाइगर, एसिक्टोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम और लैक्टोबैसिलस, इसके इधर आपके उत्पाद गिवन है, आपको बताना है कौन सा किसका उत्पाद है। चलिए देखिए, आपको मैं करा चुकी हूं और आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करा था। मुझे नहीं पता किस किस बच्चे को ध्यान है, पर मैंने जब आपको ये कल कराया था तो मैंने वहां पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। तो जल्दी से देखिए, देखिए जल्दी से। देखो है क्या, हमको पता है, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं इधर से बात करती हूँ लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा, सीधी सी बात है, ए वाला आएगा, फोर्थ में ए, फोर्थ में ए, फोर्थ में ए, तो मतलब फिफ्थ वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये हट गया। फिर आओ इधर, आपके पास क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है, ब्यूटिलिकम यानी कि ब्यूट्रिक एसिड, बी, बी का है, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आंसर सी आ जाना, पर फिर भी देख लो, एसिक्टोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड आपका हो गया, है ना, एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड आपका हो गया, राइट। क्लियर है सारी चीजें, तो आंसर आपका क्या हो गया जी, सी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। आगे देखो, नीचे दिए गए जैव सक्रिय पदार्थों और उनकी भूमिकाओं का मेल करना है। इधर आपका जैव सक्रिय पदार्थ है, ये भूमिका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। करिए जल्दी से इसे, शाबाश से बताओ बताओ बताओ। देखिए, यहाँ पे आपके पास, नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि मेरी थोड़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ से। लाइपेज की मैं बात करूं तो लाइपेज तेल के या फिर चिकनाहट के धब्बे होते हैं, उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फोर्थ का ए कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो हमको वैसे पता चल गया कि डी आंसर है, बट फिर भी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, हमको पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ काम आता है, किसी को मायोकार्डियल हृदयघात की समस्या होती है, खून का थक्का आपका वहां पे जम जाता, तो खून के थक्के को विस्फोट करने के लिए, खून के थक्के को विस्फोट करने के लिए हमको क्या चाहिए जी, खून के थक्के को विस्फोट करने के लिए हमको चाहिए ये, ठीक है। तो रक्तवाहिनी के खून के थक्के को तोड़ने के लिए चाहिए, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। फिर है साइक्लिनोस्पोरिन ए, ये हमका प्रतिरक्षा निरोधक होता है, हमको मालूम है। स्टैटिन है जो कि आपका रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे चले। व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न का निकासन होता है, किसका निकासन होता है, व्यर्थ जल के प्राथमिक उपचार में निम्न का निकासन होता है, किसका निकासन होता है, घुलनशील अशुद्धियों का, स्थायी कण का, जहरीले पदार्थ का, हानिकारक बैक्टीरिया का। प्राथमिक उपचार की बात करी है, बताइए। प्राथमिक उपचार में छानने वाला था, है ना, तैरती हुई चीज निकल गई, कीड़े कंकर निकल गए,
है ना। घुलनशील अशुद्धि, घुलनशील तो नहीं थी कम से कम। स्थायी कण, हाँ जी बिल्कुल। जहरीले पदार्थ नहीं, जहरीले जरूरी है, मिट्टी जहरीली थोड़ी होती है। हानिकारक बैक्टीरिया नहीं, तो आंसर क्या है स्थायी कण, जिसको हम अवसादन से हटाते हैं, अवसादन। ठीक है जी, अवसादन से इसको हम शुद्धि कर देते हैं। क्लियर। आगे देखिए, व्यर्थ जल की बीओडी का परीक्षण निम्न की मात्रा का मापन करके किया जाता है। पहला है कुल कार्बनिक पदार्थ, फिर है जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थ, फिर ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की खपत। बताइए व्यर्थ जल। देखो सीधी सी बात है, एक बात याद रखना हमेशा, बीओडी, बीओडी का संबंध किसके साथ है? अगर आपको किसी कार्बनिक पदार्थ को पाचित करना है तो उसके लिए आपको चाहिए जीवाणु, और वो जीवाणु चाहिए, उसको जीवाणु को चाहिए होगा ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप दोगे उतना कार्बनिक पदार्थ का पाचन आपका होगा। तो अगर मैं कहीं कह रही हूं कि भैया ये जो नदी नाला था इसका जो बीओडी है कम है, इसका मतलब कि उसमें प्रदूषण कम है, उसके अंदर आपका कार्बनिक पदार्थ कम है। ठीक है, तो बीओडी का जो परीक्षण है वो सीधे सीधे संबंधित किससे है? वो सीधे सीधे संबंधित है आपके कुल कार्बनिक पदार्थ से। किससे? कुल कार्बनिक पदार्थ से। कुल भी नहीं, मैं कहूंगी जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, क्योंकि जीवाणु जो नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को नहीं कर पाया तो वो है, तो वो भी कार्बनिक, पर वो जो हमारे अपघटित हो सकता है वो हम लेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एल्कोहलिक पेय आसवन के उत्पन्न होता है? आसवन के उत्पन्न होता है। पेय बगैर आसवन के उत्पन्न होता है, मतलब आसवन नहीं करना पड़ता। आसवन पता है ना सबको क्या होता है, कि हम एक बीकर लेते हैं, इसको यहाँ पे गर्म करते हैं, है ना, फिर इसकी भाप बनती है, फिर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं दूसरे बीकर में, वो आसवन होता है। ठीक है, अब डिस्टिलेशन बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में आसवन की, भाई हमने गर्म पानी करा, जैसे हम, आपने देखा होगा ना कुछ लोग घर में वो करते हैं। हाँ जी, तो आसवन आपको पता चल गया है कि मैंने कहा कि जैसे हम घर के अंदर कई बार शराब बनाते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हाथ की कड़ी हुई है भैया, हाथ से काट रखी है, निकाल रखी है, तो वो हाथ से निकली हुई, वो हाथ से निकलते घर में क्या करते हैं, बड़े बड़े ड्रम लेते हैं, उसके अंदर उबालते हैं, पाइप निकालते हैं, वो आसवन होता है। तो यहाँ पे विस्की, रम, ब्रांडी, क्योंकि ये आपका जो है अनाज से, ज्यादातर आपका किससे बनता है, अनाज का यहाँ पे सीन होता है, तो ये अनाज से बनता है। पर वाइन जो है, वाइन के अंदर कोई आसवन नहीं होता, कोई किसी प्रकार का आसवन नहीं यहाँ पे होता है, क्योंकि आपके अंगूरों से ही बनती है प्योर। आगे देखो, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर गाय के गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने की तकनीक इसके प्रयासों से विकसित हुई है। किसके प्रयासों से? भारतीय गैस अथॉरिटी के प्रयासों से बेटा, या फिर ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य व ग्रामीण उद्योग आयोग से, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। बताइए। देखो अब यहाँ पे गोबर गैस का संबंध है ना, बायोगैस का संबंध है, तो भारतीय गैस अथॉरिटी होगी क्या? बताओ, गैस का संबंध कहाँ होगा? गैस का संबंध गैस से ही होगा, है ना, तो ऑयल कॉरपोरेशन तो कम से कम नहीं होगी, इसको तो हटाई दो। अब देखो, गोबर से बनाना है तो भाई कौन आएगा यहाँ पे, कौन आएगा? देखो सीधी सी बात है, अब गोबर जो है आपके कृषि से संबंधित है, साथ ही साथ आपके गैस से भी संबंधित है। तो सिर्फ और सिर्फ गैस का तो कार्य नहीं है यहाँ पे, कृषि भी संबंधित है, क्योंकि कृषि के अंदर ही चीजें कुछ आती हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, स्वतंत्र जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्न के लिए कर सकते हैं। किसके लिए? कीटों को मारने के लिए, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु, तितलियों के कैटरपिलर के नियंत्रण हेतु, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन हेतु। बताइए बताइए बताइए। काफी आसान है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं है। तो देखिए, फंगस ट्राइकोडर्मा की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फंगस ट्राइकोडर्मा, तो मैं आपको एक चीज बता चुकी हूं कि जब भी आप बात करोगे जीवाणु की, तो जीवाणु हमेशा ही नाइट्रोजन को
स्थिरीकृत करता है। परंतु जब भी आप एक कवक की बात करते हो तो ये आपके फॉस्फोरस को स्थिरीकृत करती है। आपके जो फॉस्फोरस है वो जमीन से पौधों के अंदर ले जाने का काम ज्यादातर केसेस में कवक ही करती है, फंगस ही करती है। तो आपका पहली बात, कीटों को मारती नहीं है ये। जहां पे भी आपका फंगस या कवक आ जाती है वहां पे कोई दूसरा रोगजनक नहीं आता है, ठीक है। जहां पे भी आपके पास कवक है मतलब दूसरा कोई रोग नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। हालांकि वो खुद सहजीवता में रह रही है, ठीक है। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु, बिल्कुल बिल्कुल सही कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु, क्योंकि एक जैविक नियंत्रण में ही इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तितलियों के कैटरपिलर हेतु नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंटीबायोटिक नहीं, हाँ एंटीबायोटिक में कर लेते हैं पर ट्राइकोडर्मा नहीं करते एंटीबायोटिक में, है ना। चलिए आगे देखिए, यदि सक्रियत आपंक उर्णक को प्राप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता कम कर दी जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि भैया आपको पता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या है, पहले छाना जाता है। आपका घर से आया है वेस्ट, उसको पहले छाना, उसके बाद उसको अवसादित किया। अवसादित मतलब कि वहां से मिट्टी के कणवण हटा दिए, ठीक है, मिट्टी के कणवण हटा दिए। आगे जाके हम क्या करते हैं, वायवीय उसको क्या देते हैं, वायवीय उसको टैंक में डालते हैं। वायवीय टैंक में होते हैं उर्णक। उर्णक उर्णक क्या करेंगे, सारा जितना कार्बनिक पदार्थ उनसे खाया जा सकता है वो खा लेंगे, ठीक है। अब आपको उर्णक क्या है, जीवाणु और फंगस, कवक, ये दोनों आपस में सहजीवता से रहते हैं, उर्णक होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम भेजते हैं अवायवीय में। किस में भेजते हैं, अवायवीय में उसको हम भेजते हैं। अभी यहां से आपका अवायवीय में उर्णकों को खा लिया जाता है ना। होते यहाँ पे भी जीवाणु बट उनको उर्णकों को खाने वाले होते हैं, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे आपको अगर ये सीक्वेंस याद है ना तो आपको एक चीज पता चल गई होगी यहाँ पे कि वायु ऑक्सीजन हमको यहाँ चाहिए होगी। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, कि उनको कार्बनिक पदार्थ खाना है। अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कार्बनिक पदार्थ घट रहा है, अगर हमने वो नहीं दिया तो कार्बनिक पदार्थ भी नहीं घट रहा है। तो सीधा सीधा असर ये होगा, जितनी कम ऑक्सीजन होगी इनका सर्वाइवल, इनका जीवन भी इतना ही हो जाएगा, अपघटन की दर भी कम हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ की अपघटन की दर को कम हो कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, बिल्कुल सही है। उर्णक का केंद्र बगैर ऑक्सीजन के हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी और अंततः उर्णक टूट जाएंगे। उर्णक का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि उर्णक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन की दर जो है कम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मृत्यु भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कई बार ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अवायवीय कंडीशन में भी कर लेते हैं, पर यहाँ पे ज्यादा सटीक आंसर आपका ये है। माइकोराइजा परपोषी पादप की नियमन में मदद नहीं करता है। किसमें मदद नहीं करता है माइकोराइजा, बताओ जी। चलो पहले तो मुझे बता दो माइकोराइजा है क्या। अगर आपको ये पता है कि माइकोराइजा क्या है तो आप ये भी बता देंगे, है ना जी। तो आपको पता ही होगा माइको, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए। देखो माइकोराइजा जो है एक कवक का होता है, कवक, कवक के साथ सहजीवता होती है पौधे की, ठीक है, किसकी, कवक की। तो यहां पे आंसर क्या होगा देखिए, फॉस्फोरस बिल्कुल कवक करता है। सूखने के लिए इसकी सहनशीलता को बढ़ाना, रोग जनकों के प्रति प्रतिरोध बिल्कुल, कीटों के प्रति इसकी नहीं, कीटों के प्रति नहीं होता है, कीटों के साथ सूखने के लिए भी सहनशीलता को बढ़ाता है, ये बिल्कुल बढ़ाता है, कहीं कहीं से पानी भी निकाल के लाएगा पौधे के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कीटों के लिए। कीटों के लिए कोई वो नहीं है, ये जड़ के अंदर कोई रोग ना हो, पानी की कमी ना हो, है ना, मिनरल्स की कमी ना हो, ये सारी चीजें तो देखी जाती बट बाकी की नहीं देखी जाती। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिर, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, नहीं है। सुडोमोनास, एजेक्टोबैक्टर, नोस्ट्रोक, एनाबीना। बताइए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, एनाबीना, नोस्ट्रोक, एजेक्टोबैक्टर, सुडोमोनास। नोस्ट्रोक है, एनाबीना है, एजेक्टोबैक्टर है, स्यूडोमोनास नहीं है।
स्यूडोमोनास नहीं है, स्यूडोमोनास का काम दूसरा है। स्यूडोमोनास इज लाइक वो पेट्रोलियम की चीजों को करता है, ये कार्बनिक पदार्थ को खाने का इस्तेमाल करता है, बट ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है किसी भी तरीके से। आगे देखिए, स्विस चीज में बड़े छिद्र निम्न द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जल्दी से बताइए। मशीन द्वारा। एक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है, एक बैक्टीरिया जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, एक फंगस द्वारा जो कि उपापचय क्रियाओं के दौरान बहुत सी गैसें उत्पन्न करती है। अब देखो इसने स्विस चीज का है, स्विस चीज आपका पता है जीवाणु से बनता है, प्रोपिनोबैक्टीरिया शर्मनाए, है ना जी। और वो क्या करता है, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति करता है, उसी से बड़े बड़े छेद होते हैं। दूसरा एक आपका आता है रोकफोर्टी चीज, जो पेंसिलियम रोकीफोर्टी से आपका बनता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है ये, गोबर से मीथेन उत्पन्न होने के बाद बचा हुआ अवशेष क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जमीन के गड्ढों में दफना दिया जाता है, खाद की तरह उपयोग किया जाता है, सिविल कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होता है। बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। हमको पता है खाद की तरह उपयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, खाद की तरह उपयोग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, 15 क्वेश्चंस और हैं जो आपको मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, या आप होमवर्क में कर लीजिएगा, आसान है, आप कर लोगे, मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, ठीक है जी। और इसी बात पे आपको क्या करना है ना, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं यहीं पे मिलूंगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मैं मिलूंगी फिर से 2 बजे इसी चैनल पे, तो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द लाइव सेशन। बाय बाय।